हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 3। और आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा वो एग्जाम में 6 मार्क्स तक की आपकी वेटेज रख सकता है। अब हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक अकाउंटिंग सिखाई थी। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, एक बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रहने वाला है। कॉन्सेप्ट रजिस्टर आप निकाल लेना, सारी बातें मेरे साथ अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आज जो बेस बिल्डिंग आपकी होगी वो आपके पूरे चैप्टर में आगे तक काम होने वाली है। राइट, तो नए पेज पर नई हेडिंग आपको आज डालनी है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। आज मैं आपको पूरा का पूरा एक ऐसा टॉपिक सिखा दूंगा जो एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, और काफी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो पहले तो इसमें 3 बाइफरकेशन करते हैं। 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हो सकते हैं। क्या क्या? पहला होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है फुल सब्सक्रिप्शन, और तीसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी, और तीनों की ही अकाउंटिंग भी आपको सिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले इन तीनों को अंडरलाइन कर लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये होता क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, कहानी क्या थी। कोई भी कंपनी जो होती है वो एक ऑफर करती है, किसको? पब्लिक को। तो आप एक मन में ऐसे विजुअलाइज करो कि मान लो मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, या मैं एक सेल्समैन हूं, और मैं आपको ऑफर करता हूं कि बच्चों बच्चों मेरे पास 10,000 चॉकलेट्स हैं, क्या आप मेरी 10,000 चॉकलेट्स खरीदना चाहते हो? अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे खरीदना चाहें, हो सकता है कुछ ना खरीदना चाहें, लेकिन मैंने एक नियम बना रखा है, मैंने एक प्रोसेस बना रखा है, मैंने ये कह रखा है कि जिसको भी मेरे से चॉकलेट खरीदनी है, आप एक एप्लीकेशन लिखकर मुझे दे दो, और मुझे एप्लीकेशन में बता दो कि आपको कितनी चॉकलेट्स चाहिए। तो ऑब्वियसली हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मतलब टेस्ट के हिसाब से, अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एप्लीकेशंस लिखेगा। कोई कहेगा मुझे 100 चॉकलेट दे दो, कोई कहेगा मुझे 500 चॉकलेट दे दो, कोई कहेगा मुझे तो 10 ही चॉकलेट दे दो, कोई कहेगा हो सकता है मुझे 1000 चॉकलेट दे दो। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी एप्लीकेशंस हमें भेजेंगे। बस अब चॉकलेट की जगह इसी को शेयर से रिप्लेस कर लेते हैं। तो होता क्या है, कंपनी पब्लिक को जब ऑफर करती है शेयर्स, उसको हम इंग्लिश में कह देते हैं शेयर्स इशूड। इशूड का मतलब होता है कि पब्लिक को ऑफर दिया कि मेरे से 10,000 शेयर्स ले लो। अब पब्लिक जो होती है वो एप्लीकेशंस में अपने अपने नंबर ऑफ शेयर्स लिखकर भेजती है, ये भी प्रोसेस हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि पब्लिक जो है वो अप्लाई करती है कि भाई मुझे इतने शेयर दे दो, मुझे इतने शेयर दे दो, मुझे इतने शेयर दे दो, मुझे इतने शेयर्स दे दो। इस तरह से पब्लिक अप्लाई करती है। अब यहीं से 3 बातें बन सकती हैं जो बेसिक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज ही हैं। क्या? अब मेरे पास तो 10,000 शेयर्स हैं जो मैं ऑफर कर रहा हूं, लेकिन जब लोगों की एप्लीकेशंस मेरे पास आती हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं मैथमेटिकली भी। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि मेरे पास 10,000 से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई कि अरे सर, बहुत सारे लोग हमारे कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं। दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मेरे पास एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस आई हैं, तो वाओ, मेरे पास भी 10,000 ही शेयर हैं और 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं। और तीसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मेरे पास एप्लीकेशंस 10,000 से कम शेयर्स की ही आई हो, 9,000, 8,000, 6,000 कम लोगों ने मुझे एप्लीकेशंस भेजी। तो मैथमेटिकली यही 3 प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं। तो इन्हीं 3 प्रोबेबिलिटीज का हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअल नाम रख रखा है। अब आप देखो, समझ ही जाओगे। पहले केस को बोल देते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरे केस को बोल देते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, और तीसरे केस को बोल देते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना। तो बेसिकली ये 3
प्रोबेबिलिटीज के नाम बन गए, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना मैथमेटिकली। अब हमें इसके मीनिंग से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो देखो बहुत इजी है, क्या है कुछ भी नहीं, हम समझ गए। लेकिन हर केस में अकाउंटिंग कैसे होगी, ये है हमारा आज का सबसे बड़ा चर्चा का विषय, राइट। तो मैं आपको वन बाय वन सिखाता हूं। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो सबसे इजी होगा उसी ऑर्डर में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फुल सब्सक्रिप्शन के बारे में सिखा देता हूं, क्योंकि ये सबसे आसान है। तो फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, देखो वेरी वेरी इजी। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और इसने इशू करे 10,000 शेयर्स। अब एक शेयर मान लेते हैं 10 रुपए का है और कुछ भी ब्रेकअप ले लेते हैं, है ना। ब्रेकअप का मतलब है कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं 4 रुपी या 3 रुपी, ये एप्लीकेशन पर लेते हैं, 4 रुपी अलॉटमेंट पर लेते हैं और बचे हुए 3 रुपी ये फर्स्ट कॉल पर लेते हैं। अब फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब है ये वाली लाइन जो मैं अब लिख रहा हूं, कि पब्लिक ने जब अप्लाई करा, पब्लिक ने क्या करा, जब अप्लाई करा तो पब्लिक ने एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई करा। तो भाई साहब ये एक सिनेरियो बन गया फुल सब्सक्रिप्शन। तो अब अगर इस क्वेश्चन में हमको जर्नल एंट्रीज करनी हो तो इस कॉन्सेप्ट में आपका काम आसान ये है कि इसमें कोई भी हमारी अकाउंटिंग में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो आपने अकाउंटिंग लास्ट लेक्चर में सीखी थी बिल्कुल सेम उसी तरह हमें सारी अकाउंटिंग करनी है। यानी कि जो हमने जर्नल एंट्रीज लिखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम एंट्रीज करनी है और हम कितने शेयर्स लेंगे, 10,000 शेयर्स लेंगे और पूरा क्वेश्चन 10,000 शेयर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई कर करके कर लेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए 30,000 रुपीज की एंट्रीज हो जाएंगी, अलॉटमेंट के लिए 40,000 रुपीज की एंट्रीज हो जाएंगी और फर्स्ट कॉल के लिए अगेन 30,000 रुपीज से एंट्रीज हो जाएंगी। तो बस, तो फुल सब्सक्रिप्शन में तो बेसिकली आपको कुछ भी अनोखा या अलग नहीं करना, तो ये तो सबसे आसान होता है। अब इसके बाद चलते हैं नंबर 2 पर, राइट। नंबर 2 में मैं आपको करवाता हूं, इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ये भी बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। अब अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो देखो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, तो जरूरी नहीं है कि पब्लिक को उस कंपनी के शेयर अच्छे लगते हो या कंपनी को वो शेयर्स, लोगों को वो कंपनी के शेयर्स चाहिए हो। तो मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि किसी भी कंपनी ने फॉर एग्जांपल अपने 10,000 शेयर्स इशू करे। अब होता क्या है कि जब पब्लिक एप्लीकेशंस भेजती है और लोगों को कहती है कि हमें आपके शेयर्स चाहिए, तो पता चला कि सारी एप्लीकेशंस जोड़ने के बाद फॉर एग्जांपल लोगों ने तो सिर्फ 7,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई करा है। अरे, तो इसको थोड़ा सा मानते हैं कि ये तो यार कंपनी की बेइज्जती हो गई। मतलब ऐसा समझ लो, मैं एक सेल्समैन हूं, मैं बस में चढ़ा और मैंने बस के यात्रियों से कहा कि भाई मेरी चॉकलेट खरीद लो, मेरी आइसक्रीम खरीद लो, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं। लेकिन सिर्फ 4, 5, 6 लोगों ने ही चॉकलेट खरीदी और ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हुए। तो ये एक सिनेरियो है जिसको हम कह सकते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल समझना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। वो क्या, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जो ये सारी चीजों को रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट्स की, उसने एक नियम ये बना रखा है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, यानी आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो कम से कम मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। कम से कम 90% लोगों का एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आना जरूरी है, तभी आप शेयर्स आगे चलकर उनको इशू करोगे, अलॉट करोगे और उनके पैसे लोगे। अब मान लो कि कंपनी ने तो 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। अब सेबी के नियम के अनुसार
कि भाई मिनिमम 90% के अनुसार तो इस एग्जाम्पल में कम से कम 9000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आनी चाहिए मेरे एग्जाम्पल के अनुसार। अब अगर 9000 शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं मिलती कंपनी को, तो कंपनी को इन सभी लोगों के ये जो पैसे थे ये वापस इन लोगों को रिफंड करने पड़ते हैं। तो ये एक इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है अंडर सब्सक्रिप्शन में, कि भाई आपको लोग शेयर्स अप्लाई करने के लिए भेजेंगे चिट्ठियां, लेकिन वो चिट्ठियां अगर मिनिमम 90% नहीं हुई तो फिर आपको सभी लोगों के पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। जो भी आपने एप्लीकेशन पर उनसे लिया है पैसा, वो सारा पैसा एप्लीकेशन वाला उनको वापस लौटाना पड़ेगा और फिर कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। तो अंडर सब्सक्रिप्शन एक थोड़ा सा बेइज्जती का केस बन जाता है किसी भी कंपनी के लिए कि भाई हमने शेयर इशू भी करे थे लेकिन जनता ने अप्लाई ही नहीं करे। तो प्रैक्टिकली हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन ठीक है, नॉलेज के लिए हमको ये बात पता होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आइए एक डेमो एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लेते हैं वही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और 10 रुपए का शेयर है और 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 4 रुपए का अलॉटमेंट है और 3 रुपए की मान लेते हैं फर्स्ट कॉल। सेम सिनेरियो बना रहे हैं। अब असली कहानी छुपी है कि पब्लिक ने मान लेते हैं अप्लाई करा फॉर, अब दो केस ले लेते हैं, एक जिसमें सेबी के हिसाब से मिनिमम 90% हमें रिसीव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें केस 1 में मान लेते हैं 9000 एप्लीकेशंस रिसीव हो गए, 9000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हो गए। तो इस केस में जब हम सेबी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं और हमें 90% मिनिमम शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो इस केस में जब हम सॉल्यूशन करेंगे जर्नल एंट्री, तो सारी एंट्रीज एज इट इज करेंगे जो हम करते आए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मतलब सारी एंट्री सेम करेंगे। बस एक छोटी सी बात का ये ध्यान रखेंगे कि क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 9000 शेयर्स ही मतलब अप्लाई हुए, तो कंपनी सिर्फ 9000 शेयर्स ही लोगों को देगी, 10,000 नहीं दे सकती। तो पूरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सारे अमाउंट 9000 शेयर्स के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो एप्लीकेशन की एंट्रीज में अमाउंट हो जाएगा 27,000, अलॉटमेंट की एंट्रीज में अमाउंट हो जाएगा 36,000 एंड अगेन फर्स्ट कॉल की एंट्रीज में अमाउंट हो जाएगा 27,000। यानी पूरा क्वेश्चन हम 9000 शेयर्स के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंपनी सिर्फ 9000 शेयर्स ही दे सकती है। हालांकि कंपनी ने 10,000 इशू करे थे, लेकिन जब लोगों ने लिए ही नहीं तो भाई क्वेश्चन भी तो फिर 9000 के हिसाब से सॉल्व होगा ना। तो ये होता है पहला सिनेरियो। लेकिन दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि मान लेते हैं दूसरे सिनेरियो में, मान लो क्वेश्चन ने बोला कि पब्लिक ने अप्लाई करा फॉर 8000 शेयर्स। तो इसका मतलब लोगों ने सिर्फ हमें 8000 शेयर्स की एप्लीकेशंस भेजी हैं। यानी कि यहां पर तो सेबी की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सेबी के हिसाब से तो मिनिमम 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए। तो यहां पर तो सेबी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हुई। तो अब क्या होगा सर? तो अब देखो सेबी ने क्या रूल बना रखा है कि भाई अगर मिनिमम 90% भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं होंगी तो हमें सभी लोगों के पैसे क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, तो इसमें हमारी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं ध्यान से देखना, आप नोट भी कर सकते हो। पहली एंट्री तो हम करते हैं जब लोगों से हमें पैसे रिसीव होंगे। तो 8000 एप्लीकेशंस और 3 रुपए सारे एप्लीकेशन के मनी हमें रिसीव हो जाएंगे। तो हम एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। लेकिन जैसे ही सेबी ने कहा कि भाई अब तो आपकी तो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, आपके तो एप्लीकेशन ही सिर्फ 8000 आए हैं, आप
आपको तो कम से कम 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए था लोगों को, तो आपको अब ये इशू नहीं कर सकते शेयर। अब ये आईपीओ फ्लॉप हो गया है, अब आपको सबके पैसे वापस रिफंड करने, सबके पैसे क्या करने, रिफंड करने। तो सेबी का एकदम से आदेश आता है कि भैया सभी के पैसे तुरंत रिफंड कीजिए, तो आपको बस कुछ भी नहीं करना और सारे पैसे रिफंड करने पड़ते हैं। अब देखो, जब आप पैसे रिफंड करोगे तो जो पैसा बैंक में ऊपर फर्स्ट एंट्री में आया था वही सेम पूरा पैसा अब आपके बैंक से चला भी जाएगा। तो बैंक क्रेडिट, पैसे गए। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैंने कहा था ये नकली अकाउंट होता है ना, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि अब इसका कोई वजूद बचा ही नहीं और हमारा पूरा ये आईपीओ फ्लॉप हो गया। तो बेसिकली पहली एंट्री में पैसे लिए और दूसरी एंट्री में उसी को रिवर्स कर दिया क्योंकि सारे पैसे हमारे वापस हमको रिफंड करने पड़ गए। तो बस, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में ऐसा होता है। तो बुक में आप कुछ क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा। तो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो बस मेक श्योर कि आप ये जरूर चेक करना हर क्वेश्चन में कि क्या सेबी के मिनिमम 90% की सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है रिक्वायरमेंट के नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो एकदम से अलर्ट हो जाना और समझ जाना अरे भैया सेबी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, अब तो हमें सारे लोगों के पैसे क्या करने पड़ेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में ये एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जो हमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके जी, चलो अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, आखिरी। नंबर 3 है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन सबसे इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जनता का प्यार। अब जनता का प्यार यानी कि कैसे, भाई इसमें आपको वापस से कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि मान लेते हैं कोई कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर दिए, है ना, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, और पब्लिक जो है जब उसने अप्लाई करा तो पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, भाई साहब इतनी चिट्ठियां आई, इतनी एप्लीकेशंस आई, इतनी एप्लीकेशंस आई, और देखा कि ये तो टोटल 15,000 शेयर्स मांग रहे हैं लोग। वाह। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आपकी कंपनी इतनी अच्छी है कि लोग इतनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, इतनी एप्लीकेशंस भेजते हैं क्योंकि हर किसी को शेयर चाहिए आपकी कंपनी का, लेकिन आपके पास देने के लिए सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं और पब्लिक मांग रही है भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। टोटल 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपके पास आ गई। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बाकी ब्रेकअप बना लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, वही 3 रुपये एप्लीकेशन के, 4 अलॉटमेंट के, 3 कॉल के। अब हमें ये सीखना है कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे। चलो, तो अब इसमें देखो बच्चों, अकाउंटिंग पर तो हम तब पहुंचेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर। कोई भी कंपनी जो होती है उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आइए एक एक करके समझाते हैं कि इसमें क्या 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं रिजेक्शन। रिजेक्शन का क्या मतलब है, देखो रिजेक्शन का मतलब यह है कि मान लेते हैं 15,000 एप्लीकेशंस कंपनी के पास आई, राइट। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी 10,000 शुरू में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो होता है कि शुरू में जो 10,000 एप्लीकेशंस आई उनको तो पूरे 10,000 अपने शेयर्स अलॉट कर देगी, कहेगी लीजिए भाई आपको 10,000 के 10,000 शेयर मिल गए। और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा 5,000 एप्लीकेशंस आई उन लोगों को ना एक लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देती है कंपनी उनको कहती है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपको शेयर्स दे नहीं पाएंगे और आप सबकी एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, सो सॉरी, माफ कीजिए। तो क्या कर सकते हैं भाई, कंपनी के पास 10,000 ही शेयर है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो जब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं इस सिनेरियो की, तो देखो इसमें अकाउंटिंग में ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होती। क्यों नहीं होती बताता हूं। देखो शुरू में जब कंपनी को एप्लीकेशन के मनी रिसीव होता है तो एंट्रीज तो देखो हमारी वही रहती हैं जो हमने करी हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब हमें 15,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए और 3 रुपए हर एप्लीकेशन के साथ लगे हुए हैं, है ना। तो हमें टोटल 45,000 रुपए रिसीव हो गए।
अब जब हम सेकेंड एंट्री करते हैं एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने वाली, बस इस एंट्री में एक छोटा सा ट्विस्ट करना है, दैट्स इट। वो ये कि जब हम ये 45,000 रुपए अब ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, तो पूरे के पूरे 15,000 शेयर तो हमने इशू करे नहीं, 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और 10,000 लोगों को शेयर्स दे दिए। तो अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, तो शेयर कैपिटल के अंदर मैं सिर्फ 10,000 शेयर्स के हिसाब से ही पैसे ट्रांसफर करूंगा एप्लीकेशन के, यानी 30,000। और जो एप्लीकेशंस मैंने रिजेक्ट कर दी थी, देखो रेड वाली है ना, उनका पूरा पैसा मुझे रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको मैं शेयर्स दे नहीं रहा, तो मुझे उनके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। तो 5,000 जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई, उनके 3 रुपए सबके वापस लौटाऊंगा, तो 15,000 रुपए मुझे रिफंड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, बस। तो ये एक छोटा सा ट्विस्ट याद रखो, जब भी कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर शेयर्स को रिजेक्ट कर देती है कि भाई आपको शेयर नहीं मिलेगा, तो फिर उनके पैसे भी तो वापस लौटाने पड़ेंगे। ये तो नहीं ना एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे ले लिए 3 रुपए और बाद में शेयर नहीं दिया, तो वो गलत हो जाएगा। बाकी सारी एंट्रियां सेम रहती हैं, अलॉटमेंट की, कॉल की, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन के केस में आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी। तो ये होता है पहला तरीका जिसमें कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। लेकिन सेबी कहता है यार देखो, ऐसे रिजेक्ट करना ना सही नहीं है, इससे इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती है और इन्वेस्टर थोड़ा सा निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है। तो रिजेक्शन मत कीजिए प्लीज। तो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, अब कंपनी के पास तो 15,000 एप्लीकेशंस आई, हां सर, लेकिन अब कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट नहीं करती। जैसे मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है और बच्चे हैं ज्यादा, तो मैं हो सकता है एक को चॉकलेट दे दूं और बाकी 5 लोगों को रिजेक्ट कर दूं, बेटा तुम्हें नहीं मिलेगी, तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन बेटर तरीका क्या है कि वही चॉकलेट थोड़ी थोड़ी दे दो चाहे, लेकिन सबको मिल जाए। तो कंपनी भी इसी तरह से शेयर्स अलॉट करती है, इसको बोलते हैं प्रोराटा। तो कंपनी रिजेक्ट किसी को नहीं करती। कंपनी कहती है आप लोगों को मैं अपने 10,000 शेयर्स अलॉट करूंगी, तो बस ये है कि सबको पूरे पूरे नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, लेकिन मैं आपको कम शेयर्स दूंगी। और अगर मैं इसको एक रेशियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं, 15,000 और 10,000 का अगर मैं एक रेशियो बनाऊं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लूं, तो 3:2। इस रेशियो को प्रोराटा रेशियो कह सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जिन जिन लोगों ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, तो कंपनी उनको 3 शेयर नहीं देगी। कंपनी उनको कहेगी बेटा मेरे पास ना शेयर्स थोड़े से कम है, आपने 3 शेयर्स मांगे हैं मुझसे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 शेयर्स दूंगी, है ना। तो कंपनी इस तरह से पूरे पूरे शेयर सबको नहीं देती, थोड़े कम कम दे देती है, तो इससे दिल किसी का नहीं टूटता। देखो पहले तरीके में तो यह है कि 10,000 लोगों को पूरे मिल गए, वो तो बड़े खुश, हा भाई मजे आ गए, लेकिन 5,000 पूरे दुखी। लेकिन इस मेथड में ना पूरा खुश कोई ना पूरा दुखी कोई, बीच का रास्ता निकल गया। आपने मुझसे 3 शेयर मांगे, मैंने आपको 2 दे दी, तो एटलीस्ट रिजेक्ट किसी का नहीं होगा, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। अब इस प्रोराटा के टाइम पर अगर हम थोड़ी सी वर्किंग समझें कि किस तरह से होगी, क्योंकि देखो 10 रुपए का शेयर है और एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं, तो देखो ध्यान से समझना, आपको इंग्लिश लिखकर समझाता हूं एक वर्किंग। अब कंपनी को जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो 15,000 एप्लीकेशंस आएंगी और 3 रुपए लगे होंगे, तो 45,000 रुपए कंपनी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि लॉजिकली एप्लीकेशन मनी मिलना कितना चाहिए था, शुड बी रिसीव्ड, तो मैंने क्योंकि उनको सिर्फ 10,000 शेयर्स ही अलॉट करें, तो लॉजिकली तो मुझे उनसे सिर्फ 30,000 रुपए लेने चाहिए थे, है ना भाई। तो कंपनी कहती है कि यार इसका मतलब ये बात तो थोड़ा सा मतलब ऐसा हो गया
कि लोगों ने तो हमें 15,000 एप्लीकेशंस के हिसाब से पैसे दे दिए, जबकि मैंने तो इनको सिर्फ 10,000 शेयर्स ही अलॉट करें। तो कंपनी कहती है कि भाई इनके 15,000 रुपए जो है ना वो मेरे पास, इसका मतलब ज्यादा आ गए, एक्सेस आ गया। अब क्या करें? पहले देखो लॉजिक तो है ना, खुद सोचो। भाई लोग तो 15,000 एप्लीकेशंस के साथ 3 रुपए लगा के दे रहे हैं, लेकिन कंपनी उतने शेयर उनको दे ही नहीं रही। कंपनी तो लॉजिकली कह रही है भाई मेरे पास तो 10,000 ही शेयर है, तो कंपनी को तो 30,000 रुपए लेने चाहिए। तो कंपनी के पास 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। अब एक तरीका तो है कि ये रिफंड कर दें, लेकिन कंपनी रिफंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? ध्यान से सुनना। कंपनी कहती है भाई अभी कुछ महीनों के बाद हम आपसे अलॉटमेंट के 4 रुपए भी मांगेंगे। जैसे मांग के दिखा देता हूं, लिख देता हूं ड्यू ऑन अलॉटमेंट। भाई तो कंपनी 10,000 शेयर्स के 4 रुपए भी मांगेगी अलॉटमेंट पर, 40,000 रुपए। तो कंपनी ये कहती है लोगों से कि भाई देखो आपके मेरे पास 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो जब अलॉटमेंट के टाइम पर मैं आपसे 40,000 रुपए मांगूंगी, यानी 4 रुपए मांगूंगी, उस टाइम पर ऐसा करूंगी, आपके ये जो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा मेरे पास रखे हैं, ये पैसे मैं एडजस्ट कर लूंगी। ये पैसे मैं क्या कर लूंगी? एडजस्ट कर लूंगी, क्योंकि ये आपने मुझे पैसे पहले ही ज्यादा दे रखे हैं, तो मैं आपके एक्स्ट्रा पैसे एडजस्ट कर लूंगी और आपसे अलॉटमेंट के टाइम पर मात्र 25,000 रुपए ले लूंगी। तो क्या दिक्कत है? देखो बिल्कुल लॉजिकल, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे आपने मुझे फीस एडवांस में पे कर दी अगले साल की, तो मैं भी क्या बोलूंगा बच्चों, आपके पैसे मेरे पास रखें, अगले साल की फीस में एडजस्ट कर लूंगा, बस। तो कभी कभी लोग जब प्रोराटा अलॉटमेंट में ज्यादा पैसे दे देते हैं, तो कंपनी उनके पैसे को वापस नहीं करती, रिफंड नहीं करती, उसको अगली किश्त में अगले टाइम पर एडजस्ट कर लेती है। जैसे यहां पर 15,000 रुपए क्या कर लिए? एडजस्ट कर लिए, बस। तो अब देखो अकाउंटिंग से भी ये बात सेम समझते हैं। अब अकाउंटिंग कैसे होती है? देखो पहली एंट्री तो वही सेम, कि कंपनी को टोटल 15,000 इंटू 3 रुपी एप्लीकेशन के मिल गए 45,000 रुपए। बस ये समझो कि जब कंपनी ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेगी तो कैसे काम करेगी। अब ध्यान से देखना। अब शेयर कैपिटल में तो ऑब्वियसली कंपनी सिर्फ 10,000 शेयर्स के हिसाब से ही 30,000 रुपए ट्रांसफर करेगी, लेकिन अब 15,000 देखो रिफंड नहीं कर रही। पिछली बार क्या था? रिफंड कर रही थी। इस बार कंपनी रिफंड नहीं कर रही। इस बार कंपनी कह रही है कि आपके जो ये 15,000 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, ये मैं आपके एडजस्ट कर लूंगी। अब हम पूछ रहे हैं कब एडजस्ट कर लोगे? तो वो कहती है ये पैसे मैं आपके शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर लूंगी। तो हमारी जर्नल एंट्री में इस तरह से वो इफेक्ट आ जाता है। और इस बात को अगर अकाउंटिंग में मैं और आगे भी दिखाऊं कि कैसे एडजस्ट कर लूंगी, तो कंपनी कहती है कि भाई देखो मैं आपसे अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करूंगी 40,000 रुपए। तो लोग कहते हैं हाँ आप तो ड्यू तो करोगे, 40,000 मांगोगे। तो कंपनी देखो क्या कहती है। कंपनी कहती है कि जब मैं आपसे 40,000 रुपए मांगूंगी ना अलॉटमेंट के टाइम पर, तो मैं उस समय आपके ये 15,000 एक्स्ट्रा एडजस्ट कर लूंगी, और आप लोग उस समय मुझे 40,000 रुपए मत देना, आप मुझे सिर्फ 25,000 रुपए दे देना, क्योंकि 15,000 रुपए तो आपने हमें ऑलरेडी पहले से एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो सोचो इस फोर्थ एंट्री में जब हमें कंपनी को पैसा रिसीव होता है लोगों से, तो 40,000 रुपए रिसीव नहीं होंगे, सिर्फ कितने रिसीव होंगे? 25,000, क्योंकि 15,000 हम ऑलरेडी उनके पुराने ले चुके हैं, वो एडजस्ट कर लिए, है ना। तो सिंपल कॉमर्स वाली मैथ्स है, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बाकी सारी एंट्री सेम होंगी। तो मतलब आप बस ये ध्यान रखो, हाथ का निशान बना देता हूं, कि जब भी हम प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, जब भी हम प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, तो आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि हम कितना एक्सेस एडजस्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू। और ये वैल्यू के लिए बस हम लिख लेते हैं टू शेयर अलॉटमेंट। अब रटने वाले बच्चों के लिए दिखा देता हूं क्या है इंपॉर्टेंट।
तो अगर हम एक्सेस एप्लीकेशंस रिजेक्ट करेंगे तो हम लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट, यानी कि उनका पैसा रिफंड कर लिया, और वैल्यू देखो सेम ही है 15,000, रिफंड कर दिया। और अगर हम प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे तो हम उनके एक्सेस को रिफंड नहीं करते, हम उनके 15,000 एक्सेस को एडजस्ट करते हैं। और कहां एडजस्ट करते हैं? शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं। तो बस उसके लिए हम लिख लेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा ध्यान रखो कि दो तरीके होते हैं कंपनी के पास। एक तरीका होता है जिसमें कंपनी क्या करती है? रिजेक्ट करती है। और एक तरीका होता है जिसमें कंपनी क्या करती है? प्रो राटा करती है। हां, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके लिए वैसे ही लिखवा देता हूं, एक केस 3 कह सकते हैं, जो बेसिकली वैसे कोई केस नहीं है, इसमें आप ऐसे लिख लो। इसमें कंपनी दोनों ही कॉम्बिनेशंस को फॉलो कर लेती है, यानी कि कभी कभी कंपनी या कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि हम कुछ शेयर्स रिजेक्ट भी कर देंगे, मतलब केस 1 भी लगेगा, रिफंड भी करेंगे, और कुछ लोगों को प्रोराटा शेयर्स दे देंगे या प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे, तो सेकंड केस भी हो जाएगा। तो ये तो खैर जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हां, मेन क्रक्स क्या? अगर रिफंड करना है तो क्या लिख लेंगे? टू बैंक सेकेंड एंट्री में। और अगर एडजस्ट करना है तो क्या लिख लेंगे सेकेंड एंट्री में? टू शेयर अलॉटमेंट। और अगर दोनों कर रहे होंगे तो सेकेंड एंट्री में टू बैंक भी आ जाएगा और टू शेयर अलॉटमेंट भी आ जाएगा। तो हम इस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग डील कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर ये देखो कि सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग जो है पूरे चैप्टर में इसके बाहर नहीं चल सकती, ये मेरा वचन है। बस ओवर सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन में याद रखो, या तो रिजेक्ट होती है एप्लीकेशनें या प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, दैट्स इट। बाकी अंडर सब्सक्रिप्शन है तो बहुत ईजी है, और फुल सब्सक्रिप्शन है तो भी बहुत ईजी है। बस तो ये था, देखो हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक जो डिस्कस करना था, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। ठीक है ना? अब नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे क्वेश्चंस के होंगे, क्योंकि यहां तक जितना हमने पढ़ लिया मैं चाहता हूं वहां तक के क्वेश्चन कवर हो जाएं, और उसके बाद मैं एक सेशन लेकर आऊंगा, वो मेरा क्लासरूम सेशन होगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको पता है क्या सिखाने वाला हूं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि हम शेयर्स इशू कैसे करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स को कैंसिल कैसे करते हैं यानी कि फोरफीट, और शेयर्स को रीइशू कैसे करते हैं। तो वो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि अगले 2 लेक्चर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी और एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन भी होगा। तो मेक श्योर कि वो जरूर कर लेना, उसको मिस मत करना। बाकी आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना, और इस पर बेसिक क्वेश्चन अगर आप खुद भी ट्राई करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। राइट, चलो तो मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।